हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे कोलाडी निकायों का निर्माण। तो जो कोलाडी निकाय रहते हैं उसमें हम लोग दो प्रकार के देखे थे। एक था द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा था द्रव विरोधी कोलाइड। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड रहते हैं उनको जो परिक्षिप्त प्रावस्था रहता है उसको परिक्षेपण माध्यम या फिर विलायक में या जल में सीधे घोल करके हम लोग कोलाडी तंत्र या कोलाडी निकाय बना सकते हैं। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड रहते हैं उनको साधारण रूप से परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिला करके कोलाडी निकाय बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो कोलाडी निकाय रहता है उनके निर्माण के लिए कुछ विधियां बताई गई हैं। तो यहाँ हमें जो पढ़ना है उन तकनीकों में से वो दो हैं। पहला है परिक्षेपण विधियां और दूसरा है संघनन विधि। तो जो परिक्षेपण विधि है उसको डिस्पर्सन मेथड बोला जाता है। तो जो बड़े बड़े कण रहेंगे कोलाडी कण उनको छोटे कणों में पहले परिवर्तित करेंगे जो परिक्षेपण विधि में आएगा। और दूसरा है संघनन विधि। संघनन विधि में जो छोटे छोटे कण रहेंगे उनको संघनित करके बड़े कोलाडी आकार के कण बनाएंगे तो वो कहलाएगा संघनन विधि। और दोनों ही विधियां इस सिद्धांत पर आधारित है कि अगर बड़ा कण रहेगा तो उसको कोलाडी आकार के कण में परिवर्तित करना है और छोटा कण रहेगा तो उसको भी कोलाडी आकार के कण में परिवर्तित करना है। इस प्रकार से दोनों विधियों के द्वारा जो कोलाडी आकार के कण हैं उनको प्राप्त करते हैं। तो जो कोलाडी आकार का कण रहता है उनका आकार 10⁻9 से 10⁻6 मीटर तक रहेगा। या फिर एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम तक पाया जाता है। उसी को नैनोमीटर में देखेंगे तो 1 से 100 नैनोमीटर तक रहता है। तो इसी आकार के कण बनाने की जो विधियां हैं वही कहलाता है कोलाडी निकायों के निर्माण की विधियां। तो जो परिक्षेपण विधि है उसमें बड़े आकार को लेंगे और छोटे कण प्राप्त करेंगे। और जो संघनन विधि है उसमें छोटे छोटे कण लेंगे और बड़े आकार को प्राप्त करेंगे। तो जो परिक्षेपण विधि है उसके अंतर्गत यहाँ पे 4 विधियों का वर्णन किया गया है। और जो संघनन विधि है उसमें 2 प्रकार की विधियां बताई हैं। पहला है रासायनिक विधि और दूसरा है भौतिक विधि। तो जो रासायनिक विधि है उसमें रासायनिक क्रिया के द्वारा बनेगा और भौतिक विधि है उसमें सामान्य भौतिक परिवर्तन के द्वारा कोलाडी निकाय बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं परिक्षेपण विधियां। तो जो परिक्षेपण विधि है उसमें सबसे पहले आता है ब्रेडिंग की आर्क विधि। तो इस विधि में जो सोना रहता है जिसको स्वर्ण बोलते हैं, चांदी माने की रजत और कापर तथा अनेक जो धातु रहते हैं उनके कोलाडी विलयन इस विधि द्वारा बनाया जाता है ब्रेडिंग की आर्क विधि से। अब इस विधि में जो धातु की इलेक्ट्रोड लिया जाता है, यहाँ पे यह है ब्रेडिंग आर्क विधि। इसमें एक बड़ा सा बीकर लेते हैं, उसमें हिमकारी मिश्रण या फिर आइस को बर्फ, फ्रिज में जो बर्फ जमा रहता है उसको बर्फ को भरते हैं। उसके अंदर एक छोटा बीकर लेंगे, उसमें कोई भी पानी या फिर द्रव को भरेंगे जो विलायक का काम यहाँ पे करता है। उसके बाद जो द्रव है छोटे में भरा रहता है। अब उसमें जिस धातु का हमको कोलाडी विलयन बनाना है उसका इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लिया गया है 2 ठो, तो जिसका कोलाडी विलयन बनाएंगे उसका इलेक्ट्रोड लेंगे और दोनों को एमीटर से जोड़ करके यहाँ पे विद्युत धारा उसमें प्रवाहित किया जाता है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद इसमें इन दोनों से जो आयन हैं वो कोलाडी आकार के कण के रूप में इस विलयन में आते हैं और इस इलेक्ट्रोड के जो कण हैं वो आयन के रूप में विद्युत अपघटित होकर के इसमें से इस विलयन में आएंगे और यहाँ पे साल का निर्माण होगा। तो ये कहलाता है ब्रेडिंग की आर्क विधि, क्योंकि यहाँ पे जो विद्युत आर्क का इस्तेमाल किए हैं
और यहाँ पे 220 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। तो ये था ब्रेडिंग की आर्क विधि। और इसमें जो धातु रहता है उसके परमाणु बाधित होते हैं, माने कि जो इलेक्ट्रोड है उसमें धातु पाए जाएंगे, धातु का इलेक्ट्रोड है, तो जो उसके परमाणु हैं वो बाधित होते हैं और इसमें विलयन में आ जाएंगे विद्युत अपघटन के द्वारा। उसके बाद जो यहाँ पे विलयन रहता है, ये यहाँ पे बर्फ है उसके नीचे, तो बर्फ के कारण यहाँ पे ठंडा होगा हिमकारी मिश्रण से, और यहाँ पे ठंडा होकर के गलन मिश्रण के रूप में संघनित होता है, माने ठंडा होकर के जमने जैसे हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, अलग अलग रहेंगे वो कण उसका। तो संघनित होने के बाद ये कोलाडी आकार के कण में परिवर्तित हो जाते हैं और इस माध्यम में जो कुछ रक्षी कोलाइड को भी डाल दिया जाता है, जिसके कारण उसका अवक्षेप बनने से रोका जाता है। यह था ब्रेडिंग की आर्क विधि। अब दूसरा देखेंगे पेप्टीकरण। तो जो पेप्टीकरण है वो इसी विधि को आगे बढ़ाया गया है, ब्रेडिंग आर्क विधि को। तो यहाँ पे जो भी अवक्षेप बनता है इस विधि में, अगर कुछ अवक्षेप बनता है या फिर दूसरी विधि में भी जो अवक्षेप बनता है, तो तुरंत बने हुए जो अवक्षेप रहता है उसको, इस विधि में भी अवक्षेप अगर बनेगा तो, या फिर दूसरी विधि में भी अवक्षेप बनता है, उसको लेकर के पेप्टीकरण विधि को बताया गया है। तो जो अवक्षेप बनेगा उसको उपयुक्त विद्युत अपघट्य के विलायक में डालेंगे और डालने के बाद उसको घोल करके जो कोलाडी विलयन में परिवर्तित करेंगे, तो वह जो क्रिया है वो कहलाएगा पेप्टीकरण। और तुरंत बना हुआ जो अवक्षेप रहता है उसी को उपयुक्त विद्युत अपघट्य में घोल करके कोलाडी विलयन बनाने की क्रिया ही पेप्टीकरण कहलाती है। और यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य यूज करते हैं पेप्टीकरण की क्रिया में, और जो विद्युत अपघट्य है पेप्टीकारक कहलाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम लोग फेरिक ऑक्साइड को जब हम लोग उसका ताज़ा बना हुआ अवक्षेप फेरिक ऑक्साइड को जब जल में घोलते हैं तो उसका फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेप बनता है। फेरिक ऑक्साइड माने कि FeO जो रहता है, इसको जल में घोलेंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप को फेरिक क्लोराइड जो कि एक विद्युत अपघट्य का काम करेगा, इस विद्युत अपघट्य में इस तुरंत बने हुए अवक्षेप को घोलेंगे तो यहाँ पे इसका जो Fe3+ आयन में यह टूटेगा, यहाँ से टूट करके Fe3+ आयन देगा। तो ये Fe3+ आयन इसकी जो सतह है वहाँ पे अधिशोषित हो जाएंगी। तो Fe3+ का अधिशोषण होगा। तो ये है FeO ये वाला, और उसके चारों ओर ये 3+ आयन अधिशोषित हो जाते हैं और यही बहुत सारे ऐसे कण आपस में एक जगह रह करके कोलाडी विलयन का निर्माण करेंगे। तो यह है पेप्टीकरण की विधि। अब तीसरा विधि देखते हैं, यांत्रिक परिक्षेपण विधि। तो जो यांत्रिक परिक्षेपण विधि है उसमें कोलाडी मिल का उपयोग किया जाता है, माने एक ऐसे उपकरण का उपयोग किया जाता है जो मिल के समान रहता है। इसमें 2 प्लेटें लगी रहती है, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। जैसे ये इधर घूमेगा तो ये जो है यो इधर घूमता है, ये इधर घूमेगा तो ये इधर घूमेगा, एक दूसरे के ये ऐसे और ये ऐसे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। और ये जो प्लेटें रहती है वो स्टील की बनी हुई रहती हैं। अब इसमें आपस में थोड़े, और यहाँ पे जो दोनों प्लेट के बीच में थोड़ा सा स्पेस या फिर जगह यहाँ पे खाली रहता है दोनों प्लेटों के बीच में। अब इसमें जो बड़े वाले कण रहते हैं, तो बड़े कण से जो विलयन बनेगा वो निलंबन कहलाता है। तो जो जल में बना हुआ निलंबन है
उसको ऊपर से इसमें डाला जाता है प्लेट में। तो ये जो निलंबन है इसको डालेंगे, जल में बना हुआ निलंबन को, तो ये प्लेट ऐसे ऐसे घूमेगा, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। तो घूमने से ये जो बड़े कण हैं छोटे छोटे कणों में टूट करके यहाँ से इस वाले जो पात्र रहता है उसमें छोटे छोटे कणों के रूप में मिलते हैं, जो कोलाडी कण के आकार के रहते हैं। तो जो निलंबन कण है उसको कोलाडी कणों के रूप में बारीक रूप से पीसने के लिए ही इस यंत्र का उपयोग किया जाता है, और यह विधि कहलाती है यांत्रिक परिक्षेपण विधि। और यहाँ पे जो कोलाडी कण रहता है उसी से साल प्राप्त किया जाता है। और ये जो प्लेट है वो धातु की या स्टील की बनी रहती है। अब जो परिक्षेपण विधि है उसी में चौथा नंबर है अल्ट्रासोनिक कंपन के द्वारा परिक्षेपण। तो जो धातु रहता है उससे धात्विक साल या धात्विक कोलाइड निकाय बनाने की यह आधुनिक विधि है, और इस विधि को लाग्विन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। और इसमें क्या बताया गया था कि जो अल्ट्रासोनिक, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें रहती है, पराबैंगनी किरणें, वैसे ही अल्ट्रासोनिक कंपन की आवृत्ति रहेगी। जो ध्वनि है उसमें कंपन होता है, तो जो हम लोग सुनते हैं वो साधारण ध्वनि रहेगा, लेकिन जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि रहता है उसमें कंपन होगा। तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि जो साधारण सुनाई देने वाली ध्वनि से अधिक तेजी से और ज़्यादा आवाज़ से सुनाई देती हैं, तो उन कंपन उसमें ज़्यादा सुनाई देगा, तो ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन या कंपन होगा। तो उसी कंपन के कारण जो धातु रहते हैं वो आणिक फॉर्म में आ जाएंगे, और आणिक फॉर्म में आने के बाद वहाँ पे पात्र में जो विलायक रखा रहेगा उसके संपर्क में आने से कोलाडी विलयन बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें अल्ट्रासोनिक जो कंपन रहता है उसके द्वारा कोलाडी निकाय का निर्माण होता है। तो इसमें जनरेटर के द्वारा इसमें एक पात्र लेते हैं बीकर, इसमें ये जो भरा हुआ है यहाँ पे तेल भरा हुआ रहता है, और यहाँ पे नीचे में जनरेटर लगा रहता है, यह जनरेटर, और यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कंपन करने वाली अल्ट्रासोनिक किरणें निकलती है। अब जब अल्ट्रासोनिक किरणें निकलती हैं तो यहाँ पे एक और पात्र में उल्टा करके रखा रहता है, यहाँ पे रखा रहेगा मरकरी और उसके ऊपर भरा रहता है जल। तो ये जो मरकरी है ये है मरकरी, तो इसमें से जो किरणें निकलेंगी वो होते हुए इसको टच करेंगी, ये भी ऐसे टच करेंगी और ये भी ऐसे टच करेंगी। तो यहाँ की किरणें मरकरी को जा कर के टकराती हैं मरकरी से। तो जो मरकरी रहता है वह पात्र की दीवारों से होते हुए टकराएंगे मरकरी पे। तो जो मरकरी है यहाँ से मरकरी के छोटे छोटे बहुत सारे धूम्र के कण निकलते हैं और मरकरी के यहाँ पे बादल का निर्माण होता है, और उस बादल से अब वो अंततः आकर के तेल में ही मिलेंगे और यहाँ पे द्रव विरोधी प्रकार के कोलाइड का निर्माण होगा। तो ये था अल्ट्रासोनिक कंपन के द्वारा परिक्षेपण। अब जो दूसरी विधि है उसको देखेंगे है तो वो है संघनन विधियां। तो जो कोलाडी रहता है विलयन, कोलाडी का विलयन कोलाडी विलयन है, उसमें उस स्थिति में संघनन विधि का उपयोग करते हैं जब छोटे आकार के अलग अलग जो अणु रहेंगे उसको एक साथ मिला करके संयुक्त करके बड़े आकार के कोलाडी कण बनाना रहेगा तब। तो इसके लिए दो विधि उपयोग की गई हैं। पहला विधि है रासायनिक विधि और दूसरा विधि है भौतिक विधि। तो जो रासायनिक विधि है उसमें पहली विधि आती है दोहरा अपघटन के द्वारा। तो जो दोहरा अपघटन है उसमें रासायनिक क्रिया के दौरान एक बार अपघटन की क्रिया होगी, उसके बाद दूसरी बार अपघटन की क्रिया होने से
उसमें संघनन के पश्चात जो है कोलाडी विलयन या कोलाडी निकाय का निर्माण होगा। तो वो कहलाएगा दोहरी अपघटन या फिर दोहरा अपघटन विधि। यहाँ पे अगर हम लोग 1 ग्राम AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड आर्सेनस ऑक्साइड AS2O3 का अगर 1 ग्राम लेते हैं प्लस इसको अगर हम लोग H2S गैस के संपर्क में लाएंगे, H2S गैस का 3 अणु, तो यहाँ पे जो 3 लिया गया है समीकरण को संतुलित करने के लिए लिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 ग्राम यहाँ पे जो आर्सेनिक ऑक्साइड है उसको 1 ग्राम को 1 लीटर जल में घोलते हैं। पहली क्रिया हो गई। उसके बाद उसमें घुलने के बाद क्या करते हैं, उसमें कीप के द्वारा या फिर कीप उपकरण, जो कीप उपकरण लैब में रहता है ना, ऐसे देखे होगे रहता है जिसमें H2S गैस बनता है। तो इस प्रकार का जो कीप उपकरण रहता है इसके द्वारा यहाँ से H2S गैस निकलेगा। तो इसी H2S गैस को इसमें क्या करेंगे, 1 घंटे तक प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाहित करने के बाद जब हम लोग देखते हैं तो जो पीला कलर का वहाँ पे चमकदार पीला कलर का AS2S3 प्राप्त होता है। AS2S3 यहाँ पे चमकदार पीला कलर का प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको हटा करके H3 उसमें जुड़ जाता है। तो यहाँ पे डबल अपघटन की क्रिया के द्वारा इस प्रकार से AS2 और H3 का निर्माण होगा और इसका साल बनता है या फिर कोलाडी निकाय इसी का बनेगा। तो यहाँ डबल अपघटन की क्रिया होती है और जब यहाँ पे H2S गैस को अधिक मात्रा में जब लेते हैं तो CO2 गैस बुलबुले के द्वारा निकलता है। माने कि यहाँ पे ये O जो है CO2 के रूप में बुलबुले के रूप में निकल जाता है और S यहाँ पे जुड़ जाएगा और यही साल का या फिर कोलाडी निकाय का निर्माण करेगा। तो यह डबल अपघटन या फिर दोहरा विघटन विधि। अब दूसरा देखेंगे जल अपघटन की क्रिया द्वारा। तो जल अपघटन की क्रिया में जब हम लोग फेरिक क्लोराइड को जलीय विलयन, फेरिक क्लोराइड माने कि ApCl3 के जो जलीय विलयन है उसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, गर्म रहता है। जलीय विलयन को ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, उसमें गर्म पानी मिलाएंगे। पहले हिलाएंगे, फेरिक क्लोराइड का जो विलयन है उसको हिलाते रहेंगे विलयन को, और उसमें गर्म जल को डालेंगे। तो गर्म जल को उसमें जब डालते हैं तो उसके बाद जो फेरिक क्लोराइड है, ये वाला फेरिक क्लोराइड है, वो जल अपघटित हो जाता है और जल अपघटित होने के बाद जो चमकदार लाल रंग का फेरिक हाइड्रोक्साइड देता है। यहाँ पे 3H2O, ये गर्म जल को इसमें डालेंगे तो यहाँ पे इसका जल अपघटन हो जाएगा और जल अपघटित होने के बाद FeOH ट्राइस यहाँ से Cl3 3HCl बना करके यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और FeOH ट्राइस बनेगा जो कि चमकदार लाल रंग का रहता है, ये रेड कलर का, और इसी में से इसी का कोलाडी विलयन हमको मिलता है। तो ये है जल अपघटन की क्रिया द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जल के उपस्थिति में अपघटन कर रहे हैं तो यहाँ पे जल अपघटन होगा। और अब तीसरा है अपचयन की विधि द्वारा। तो जो धातु रहता है जैसे कि सोना, चांदी या फिर लेड, जिसको आयरन, सिल्वर या फिर लेड बोलते हैं, तो उन धातुओं का जो कोलाडी विलयन है उसके लवण के विलयन को कार्बनिक अपचायक, अब अपचयन की क्रिया है
तो वहाँ पे अपचायक यूज होगा। तो जो अपचायक है जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन या फिर टैनिन अम्ल, इन सब के द्वारा इसका जो लवण रहते हैं धातुओं के, उनको अपचयित किया जाता है। और अपचयित करने के बाद यहाँ पर भी रंगीन साल प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जो गोल्ड का साल रहता है उसको 0.1% फार्मेलिन विलयन के द्वारा अपचयित करके प्राप्त करते हैं। अब चौथा देखेंगे ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा। तो जो ऑक्सीकारक जैसे ब्रोमीन जल या फिर नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल में क्या आता है HNO2, ये क्या कहलाएगा नाइट्रस अम्ल, और HNO3 ये कहलाता है नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल को लेते हैं। तो जो नाइट्रिक अम्ल रहेगा के तनु विलयन को में H2S गैस प्रवाहित करने पे सल्फर का कोलाडी विलयन प्राप्त होता है। तो जो ब्रोमीन जल है या फिर HNO3, अगर ब्रोमीन जल लेंगे तो Br2+ इसमें H2S गैस प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये वाला S प्लस ये 2HBr। तो यहाँ पे सल्फर का जो है कोलाडी साल मिलता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा भी कोलाडी विलयन का निर्माण होता है। अब देखेंगे इसी में संघनन विधि में भौतिक विधियां। यहाँ पे संघनन का मतलब समझ में आया होगा कि ये दोनों आपस में मिल करके कुछ भाग बाहर निकल रहा है और आपस में ये दोनों का कुछ कुछ भाग मिला है और मिलने के बाद एक तो प्रोडक्ट बनाया है। तो 2 से 1 बना माने कि जुड़कर बने, तो यहाँ पे संघनन हुआ। इसमें भी यहाँ का कुछ भाग रिप्लेस हुआ है और यह भाग इसमें जाकर के जुड़ा है, तब जाके इसका कोलाडी विलयन बना। तो यहाँ भी संघनन हुआ है, छोटे छोटे 2 कण से एक बड़ा कण मिला है। यहाँ पर भी 2 ठो कण में से एक कण ये HBr2 से निकला है और एक कण बना है। तो संघनन विधि में दो या 2 से अधिक लेंगे फिर उसे एक कोलाडी कण मिलता है। अब देखेंगे भौतिक विधि। तो जो भौतिक विधि में पहला आता है विलायक परिवर्तन करके। तो सल्फर, फास्फोरस जैसे जो पदार्थ रहते हैं उसको अल्कोहल में जल्दी से विलय हो जाते हैं, लेकिन जल में कम विलय रहते हैं। इसलिए इनके जो अल्कोहल विलयन जो रहता है, अब जल में विलय नहीं रहेंगे लेकिन अल्कोहल में विलय रहते हैं, तो क्या करेंगे उनको पहले अल्कोहल में विलय कर लेंगे, थोड़ा सा अल्कोहल में घोल लेंगे, उसके बाद बहुत सारा जो जल रहेगा उसमें उस विलयन को डाल देंगे। तो अल्कोहल में पहले पूरा घुल गया था, अब उसको जल में डाल दिए तो पूरे सब का कोलाडी विलयन बन जाएगा। तो उड़ेला जाता है माने कि वही पहले अल्कोहल में घोल लेंगे, फिर उसको जल में ढारना जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, उसमें डाल करके पूरा मिला करके उसको कोलाडी विलयन बनाते हैं। दूसरा है वाष्प को विलयन में संघनित करा करके। तो जो सल्फर और मरकरी रहता है उसकी वाष्प को ठंडे जल में जितनी कम मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट स्थायी कारक के रूप में जिसमें पाया जाता है प्रवाहित करेंगे तो संघनित करके उसको कोलाडी विलयन बनाते हैं। अगर कोई धातु है जैसे सल्फर, मरकरी, इन सबको वाष्प बन के उड़ गया तो उसको क्या करेंगे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद वो संघनित हो जाएगा। संघनित जैसे जो चावल पकाते हैं तो पानी उबलता रहता है, उसमें ढक्कन डाल देते हैं तो यहाँ पे पानी बूंद बूंद के रूप में बैठ जाता है, तो वही है संघनन। तो कोई भी गैस वाष्प के रूप में यहाँ पे है, इसको यहाँ से टकराएगा और यहाँ पे बूंद बूंद के रूप में बैठ जाएगा, तो ये संघनित हो गया है। तो उसी में जब हम लोग कम मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को स्थायी कारक के रूप में मिला देंगे इसी संघनित वाले वाटर बूंद में, तो ये स्थायी रूप से कोलाडी विलयन बना लेते हैं। अब अधिकता के साथ ठंडा करके तीसरा विधि है
जिसमें जो कोलाडी आकार के कण रहेंगे उसको बर्फ कणों को कार्बनिक विलायक जैसे कि ईथर से प्राप्त किया जाता है। जो कोलाडी कण रहते हैं उनको कार्बनिक विलायक जैसे ईथर से प्राप्त करते हैं। और आंशिक मिश्रणीय द्रव, आंशिक मिश्रणीय माने कि पूरा कोई चीज दोनों एक दूसरे में नहीं मिलेंगे, बूंद बूंद के रूप में आंशिक रूप से एक दूसरे में मिलेंगे, उसको बोलेंगे आंशिक मिश्रणीय। तो ईथर और जल इन सबको बहुत अधिक समय तक ठंडा करेंगे तो आंशिक जो मिश्रणीय रहते हैं उनसे कोलाडी निकाय बन सकता है। तो ये था कोलाडी निकायों का निर्माण। अब जो कोलाडी विलयन है उनकी शोधन के बारे में आगे बाद में देखेंगे।